Who is the real villain? Who is the real hero? How Mukesh Ambani became the richest man of Asia and how Anil Ambani went to the bankruptcy. क्या अंबानी जी के वेल्थ के पीछे मोदी जी का कोई हाथ है या उनका कोई मास्टर प्लान है? और क्या है मोटा भाई के वो सीक्रेट्स जिसने उनको बिजनेस वर्ल्ड का सिकंदर बना दिया? लेट्स डीकोड। 2008 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ $48 बिलियन हुआ करती थी। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी मिलकर अपने पिताजी श्री धीरूभाई अंबानी की बनाई हुई पूरी बड़ी सी बिजनेस एम्पायर को बहुत अच्छी तरीके से चलाया करते थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद बिजनेस को लेकर दोनों भाइयों के बीच में अनबन शुरू हो गई और इसीलिए इनकी मां कोकिला बेन जी को पूरे के पूरे बिजनेस एम्पायर को अपने दोनों बेटों के बीच में बांटना पड़ा। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम आया और अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ब्रॉडकास्ट आया। और दोनों भाइयों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि दोनों में से कोई भी भाई एक दूसरे के फील्ड में इंटर नहीं करेगा। मतलब कि बड़े भाई के पास यदि पेट्रोलियम का बिजनेस है तो आने वाले 10 सालों तक छोटा भाई पेट्रोलियम के बिजनेस में एंट्री नहीं कर सकता है। सो फाइनली दिसंबर 2005 में ये बंटवारा हो ही गया। लेकिन शुरुआत में राइज बहुत अच्छे से होने लग गई। अनिल अंबानी ने इस तरीके से राइज किया कि वो देश के सबसे बड़े आदमियों में से एक गिने जाने लग गए। 2008 में जब अनिल अंबानी रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आए तो वो 60 सेकंड से भी कम समय में सब्सक्राइब हो गया था और इंडियन कैपिटल मार्केट में आज भी एक रिकॉर्ड है। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन में $2 बिलियन का डेट लेकर 3G टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आए और वो टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में किंग बन गए। अनिल अंबानी ने प्रॉफिटेबल एड लैब्स फिल्म को भी खरीद लिया और उसका रीनेम कर दिया रिलायंस मीडिया वर्क। 2008 में अनिल बिकेम द लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स ओनर इन इंडिया विद मोर देन 700 स्कीम। और भाई साहब 700 स्क्रीन के अकेले मालिक थे अनिल अंबानी सर। और उसके बाद अनिल अंबानी सर यहीं पर नहीं रुके। उनको एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीने का शुरू से शौक था। वो हमेशा से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ अपने कनेक्शंस बना के रखते थे और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी उनके काफी सारे चर्चे होते थे। अनिल अंबानी सर ने कुछ हॉलीवुड कनेक्शंस भी बनाए और उन्होंने अमेरिकन फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ $1.2 बिलियन की डील फिक्स की टू हेल्प फंड हिज प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम। और अनिल अंबानी सर ने जितने भी मूवीज को फंड किया था उसमें से 11 मूवीज जो है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी और ऑक्टेविया स्पेंसर की मूवी द हेल्प को अवार्ड भी मिला। और इस सबसे अनिल अंबानी जी दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। उनके भाई मुकेश अंबानी सर उनसे सिर्फ एक पोजीशन आगे थे। मुकेश अंबानी सर दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन अनिल अंबानी की प्रॉब्लम्स अब शुरू हुई। अनिल अंबानी सर ने यह रियलाइज किया कि उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चाहिए अगर उनको और ज्यादा सेल्स करना है। तो इसीलिए उन्होंने मैसिव लोन्स लिया टू कीप अप विद एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज और मार्केट में एक लीड प्लेयर बने रहने के लिए। अनिल अंबानी सर चाहते थे साउथ अफ्रीका की MTN कंपनी के साथ कंबाइन होना, जिससे इंडिया के साथ साथ उनका मार्केट कैप्चर साउथ अफ्रीका में भी हो जाए, जिसकी वैल्यूएशन करीब करीब $70 बिलियन के आसपास थी। $70 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, $70 बिलियन में कितने ज्यादा जीरोस होंगे इसको काउंट करना पड़ेगा। इंडिया में आज के समय में $1 इक्वल टू 82 रुपीज है। लेकिन ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया क्योंकि दोनों भाइयों ने 2005 में एक और एग्रीमेंट साइन किया था जो था राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एग्रीमेंट, जिसके तहत अनिल अंबानी ये डील नहीं कर सकते थे क्योंकि रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन को मुकेश अंबानी जी ने खड़ा किया था और उनके परमिशन के बिना ये कॉम्बिनेशन नहीं किया जा सकता था। और इसीलिए MTN कंपनी वाज अनविलिंग टू क्लोज दिस डील। और इसके बाद अनिल अंबानी सर बहुत ही ज्यादा डेट में आ गए और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई। और इसीलिए उन्होंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने और कर्जा लिया अपने पिछले कर्जों को चुकाने के लिए। 2012 में अनिल अंबानी ने 3 चाइनीज बैंक्स ICBC, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से $1.2 बिलियन का लोन लिया टू रीपे 7.19 बिलियन डेट। लेकिन सिचुएशन और बिगड़ती चली गई। 2016 में मुकेश अंबानी भी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एंट्री की और अपना खुद का मोबाइल नेटवर्क जियो लॉन्च किया और जियो मार्केट में लॉन्च होते ही वो इस इंडस्ट्री का मार्केट में किंग बन गया। बहुत ही कम समय में 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स जियो के हो गए। 150 मिलियन यानी
15 करोड़ सब्सक्राइबर। रिलायंस जियो ने इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन मार्केट का चेहरा ही बदल दिया और अनिल अंबानी की रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अपने ही कर्ज के साथ आगे बढ़ी जा रही थी। सिर्फ 3 साल में रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन की वैल्यू 98% तक गिर गई। इसका मतलब है उसकी वैल्यूएशन तकरीबन आधी हो गई। उनके पुराने पार्टनर स्वीडिश नेटवर्क कंपनी एरिक्सन ने 2016 में अनिल अंबानी पर मुकदमा जाहिर किया क्योंकि अनिल अंबानी उनके $80 मिलियन की पेमेंट वापस नहीं कर पा रहे थे। अनिल अंबानी सर की जेल जाने तक की नौबत आ गई और यहाँ पे उनके भाई ने उनको बहुत सपोर्ट किया। मुकेश अंबानी सर एक सुपरमैन की तरह आए और एरिक्सन कंपनी का सारा कर्जा लौटा दिया और इसके कारण अनिल अंबानी सर जेल जाने से बच गए। 2019 में फाइनली रिलायंस टेलीकॉम ने बैंकरप्सी फाइल कर दी और अनिल अंबानी ने सब कुछ गवा दिया। उनके लिक्विड एसेट्स पूरी तरीके से खत्म हो गए। हाँ, कुछ फिक्स एसेट्स जैसे उनके बड़ा घर, गाड़ियों का कुछ स्टॉक और उनके अपनी प्राइवेट जेट से उनका फिक्स एसेट तो जरूर बनता है, लेकिन लिक्विड एसेट जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो चली गई थी। लेकिन अगर वहीं पे हम मुकेश अंबानी सर की बात करते हैं तो वो अपना घर बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बहुत मैसिव घर बनाया और उस घर बनाने में खर्चे में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने 2 अमेरिकन आर्किटेक्चर फर्म को कंसल्ट किया क्योंकि उनकी वाइफ नीता अंबानी ने इन फर्म्स का काम देखा था एट 5 स्टार होटल मैंडरिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। एनिटेलिया 27 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और उसको बनाने में $1.2 बिलियन खर्च हुए। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे महंगी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसमें 600 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, इसमें 3 हेलीपैड्स हैं, अपना मूवी थिएटर है, 6 फ्लोर्स की पार्किंग गैरेज है। लग्जरी ही लग्जरी है इस घर में। मुकेश अंबानी ने बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट राइज किया है अपने करियर में। वो अपने एग्रेसिव बिजनेस टैक्टिस से एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन बने। उन्होंने जियो को लाकर सभी मेजर टेलीकॉम कंपनीज में प्राइस वॉर शुरू कर दिया। वो फ्री डोमेस्टिक कॉल्स प्रोवाइड करने लगे और इम्प्रेसिवली चीप इंटरनेट सर्विस, जिससे मुकेश अंबानी मार्केट में इंस्टेंट लीडर बन गए। फेसबुक ने भी जियो के साथ डील किया पूरे $5.7 बिलियन का। आज मुकेश अंबानी सर का नेटवर्थ है $98 बिलियन। इन्होंने पेट्रोलियम सेक्टर में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। आप जामनगर की रिफाइनरी को देख सकते हैं, वहाँ ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और ये रिलायंस गैस के थ्रू हमारे घर तक गैस सप्लाई भी करते हैं। रिलायंस डिजिटल के थ्रू ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचते हैं। आजियो ऐप से कपड़े सेल करते हैं, जियो मार्ट से ग्रोसरी भी सेल करते हैं, यहाँ तक कि डंजो भी इनका ही है। नेटमेट्स जहाँ से आप दवाई मंगाते हैं वो भी मुकेश अंबानी जी का है। आप अगर मूवी की टिकट बुक करते हैं तो बुक माई शो भी इनका है। और इस तरीके से मुकेश अंबानी सर हर सेक्टर में एंट्री कर गए और हमारा आम जीवन इन पर ही डिपेंडेंट होने लग गया। अगर आप हैमली से अपने बच्चों के खिलौने लेते हैं तो वो भी मुकेश अंबानी सर का ही है। इन्होंने अपना OTT प्लेटफॉर्म भी ओपन किया जियो सिनेमास के नाम से। इंटरटेनमेंट चैनल लाइक कलर्स, न्यूज चैनल लाइक CNBC और बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स भी मुकेश अंबानी सर का ही है। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा मुकेश अंबानी सर के पास जरूर जाता है। साथ में एक काफी रिलीजियस और डाउन टू अर्थ पर्सन भी है। इन्होंने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी पूरी हिंदू रिचुअल्स के साथ करवाया और बहुत सारे गरीबों को खाना भी खिलाया। एक बात बताऊं, एक जमाने में मैं अपनी मम्मी से पूछता था यदि अनिल अंबानी सर और मुकेश अंबानी सर फिर से मिल जाएंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी बन जाएगी। 2 भाइयों में ये डिफरेंसेस खत्म होने चाहिए या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपके अपने क्या विचार है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए जय हिंद।